Not with my hairs. It's so. Hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Mohammed Daniel Kamal, Secretary SDGs at the Block Association. और हम हमारी कोर्स की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं, 6 सेशंस हैं इस कोर्स के अंदर। इंटरनेशनल क्लाइमेट एडवोकेसी कोर्स, जहाँ पे हमारा जो मकसद है वो है कि किस तरीके से वी विल बी ट्रेनिंग द यूथ टुवर्ड्स द फ्यूचर कॉप्स। और जो हमारा अभी के लिए टारगेट है, डेट विल बी द COP30 एंड इट विल बी हैपनिंग इन ब्राज़ील। और ब्राज़ील के अंदर जो वाली सेशन होगा, डेट विल बी हैपनिंग, जो उनकी टेंटेटिव डेट्स है, अक्रॉस नवंबर 10 टू नवंबर 23 और नवंबर 25। सो डेट सेशन या जो आपके लिए जो कॉप होगी, उसके लिए हमारा काम है कि किस तरीके से यूथ को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑफ UNFCCC टू द प्रिपरेशन, किस तरीके से वो जा सकते हैं कॉप्स के अंदर, हाउ दे कैन सिक्योर देयर एक्रीडेशन, हाउ कैन दे कैन सिक्योर देयर फंडिंग, किस तरीके से वो UNFCCC के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके कॉप्स के अंदर जा सकते हैं एंड दे कैन रेज देयर रीजन्स वॉइसेस, दे कैन रेज देयर रीजन्स कंसर्न्स, और दे कैन रेज देयर आपके कंट्रीज कंसर्न्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। और आज का जो आपके लिए टॉपिक है, वी विल नॉट बी स्पेसिफिकली कवरिंग क्लाइमेट चेंज की जो कॉप हुई है उसके ऊपर, बल्कि टुडे वी विल बी डिस्कसिंग 2 कॉप्स जो इस साल हुई हैं। एक हुई थी कोलंबिया के अंदर और एक हुई है अभी रिसेंटली अजरबैजान के अंदर। इफ आप लोग कहें तो जो रिसेंटली अभी हुई थी कोलंबिया के अंदर, डेट वाज द UNCBD COP16, और जो अभी हुई है अजरबैजान के अंदर, डेट वाज ऑन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29। दोनों डिफरेंट हैं, और लेकिन दोनों एक तरीके से आपस में इंटरमिंगल करती हैं, आपस में उनका एक तरीके से तसलसल है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। और आज की जो कॉप के ऊपर आप कह लें सेशन होगा, डेट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स, कि किस तरीके से आप कह रहे हैं डिफरेंट इवन की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, और किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आप कह रहे जो कंट्री की डायनामिक्स है पूरे वर्ल्ड की, वो शिफ्ट हो रही है। वी विल बी कवरिंग 2, आप कह रहे हैं, हमने जो प्रीवियसली सेशंस कवर किए थे, हम लोग थोड़ा सा उनको भी एक तरीके से दोबारा देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेशन था, डेट वाज ऑन द UNFCCC एंड इट्स रेंज। और उस सेशन के अंदर हमने जो समराइज किया था वो यही था कि आप कह लें कि UN जनरल असेंबली किस तरीके से वजूद में आई थी, फिर UN जनरल असेंबली ने किस तरीके से इन्वायरमेंट के डोमेन के अंदर कदम रखा, UNEP जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, हाउ दैट केम इनटू बीइंग, और UNEP ने किस तरीके से सक्सेस देखी, एक अरूज तक उन्होंने अपना सफर तय किया, और उसके बाद क्या UNEP के ऊपर डाउनफॉल आया था या नहीं आया था। एंड मेजॉरिटी हम लोगों ने उसका आंसर कर लिया था कि यस, UNEP के ऊपर डाउनफॉल आया था, और उसकी डाउनफॉल की वजूहात को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड देन हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से UNFCCC केम इनटू बीइंग, UNFCCC क्या काम कर रही है, उसका मेजरली एम क्या है, और UNFCCC की कौन कौन सी बॉडीज हैं, कॉप्स का UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या किरदार है, और अपार्ट फ्रॉम दिस कॉप्स हमारे पास सेक्रेटेरिएट जो UNFCCC का है वो क्या रोल अदा कर रहा है, और हमारे पास सेक्रेटेरिएट के अलावा हमारे पास जो आपके लिए कॉप्स है उनके अलावा देर आर 3 मोर बॉडीज, अगर किसी को याद हो। एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं हमारे पास सब्सिडरी बॉडीज हैं, और सब्सिडरी बॉडीज के साथ हमारे पास आती है उनकी फाइनेंसिंग एंड द GEF। और GEF हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टैंड्स फॉर ग्रीन इन्वायरमेंट फंड। सो दिस इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। सो दिस इज वाज होल जो लेक्चर था रिगार्डिंग द फर्स्ट मॉड्यूल या फर्स्ट सेशन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कल जो सेशन था, डेट वाज क्लाइमेट डायनेमिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे पास एक एक्सपर्ट भी थे, मिस्टर तलहा तुफैल भट्टी, जिन्होंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्लाइमेट डायनेमिक्स पूरे रीजन के अंदर, जो डिफरेंट वर्ल्ड रीजन है उसके अंदर चेंज हो रही है। और उन्होंने डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट्स, उन्होंने थोड़ा सा गवर्नेंस को भी टच किया था, और उन्होंने मेजरली इम्पैक्ट और कॉप्स को साइड बाय साइड लेकर चले थे इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट डायनेमिक्स। और कॉप के रेफरेंस में भी तो स्पेसिफिकली ही डिस्कस्ड व्हाट हैपेंड इन COP29। उसके बाद जैसे ही तलहा तुफैल भट्टी सर गए थे,
देन वी डिस्कस कि किस तरीके से हमारे रीजन के अंदर स्पेसिफिकली जो दो आप कह लें पावरफुल नेशंस हैं, इंडिया एंड चाइना, हाउ दे आर बीइंग टर्निंग द टाइड्स फॉर देयर ऑन फेवर, कि किस तरीके से चाइना और इंडिया डेवलपिंग नेशंस कहलाए जाने के बावजूद एक तरीके से डेवलप्ड नेशंस को टक्कर दे रहे हैं, और किस तरीके से इंडिया एंड स्पेसिफिकली चाइना आपके लिए अपने अपने इनिशिएटिव्स को लेकर चल रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि चाइना के ने अपने कुछ इनिशिएटिव्स को प्रॉपरली मुकर्रर किया हुआ है फॉर एक खास ईयर तक। लेट्स सपोज कि चाइना के जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं दैट आर एम टू हैपन इन 2025, इन 2027, इन 2024 में भी उनका एक इनिशिएटिव था जो उन्होंने अभी खत्म करना था, एंड यस दे हैव कंप्लीटेड इट। सो हमने उन इनिशिएटिव्स को देखा था, हमने चाइना की डिप्लोमेसी पॉलिसी को देखा था, हमने चाइना का इंटरनेशनल और लोकल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस या क्लाइमेट गवर्नेंस के अंदर क्या रोल है उसको भी देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था, एक एग्जाम्पल को देखा था कि किस तरीके से इंडिया सोलर एनर्जी का ग्लोबल लीडर बन चुका है। हमने चाइना को भी डिस्कस किया था और हमने उसके कंपैरिजन के अंदर इंडिया को भी देखा था, और उसके कंपैरिजन के बाद हमने इंडिया को देखा था कि किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री रही है टूवर्ड्स द क्लाइमेट पॉलिटिक्स, और किस तरीके से इंडिया ने वर्ल्ड रीजन्स के खिलाफ अपोज किया था कि दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, और दे शुड बी रिड्यूसिंग देयर एमिशंस, और उन्हें फंडिंग देनी चाहिए टूवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। और हमने एक और चीज देखी थी कि इंडिया के अंदर हमारे पास जो एक प्राइम कंसर्न है या एक प्राइम मसला आ रहा है, दैट इज पोवर्टी का, और पोवर्टी किस तरीके से उनके साथ इन्फ्यूज कर रही है और उनकी जो ग्लोबल क्लाइमेट आपके लिए गवर्नेंस है उसको थोड़ा सा आपके लिए सख्त बना रही है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द लास्ट टू लेक्चर्स। हमने थोड़ी सी इसको समरी देख ली थी, थोड़ी सी हम लोग हेडलाइंस को डिस्कस कर लिया था, और आज का जो सेशन है दैट विल बी हेल्ड ऑन कॉप्स। हम लोगों ने वैसे एक एक सवाल है मेरा कि अकॉर्डिंग टू यू कॉप की फुल एब्रिविएशन क्या है? जस्ट चैट बॉक्स में यू कैन टाइप व्हाट कॉप बेसिकली स्टैंड्स फॉर। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच मिस आमना। थैंक यू सो मच। मैंने इस चीज का इस वजह से पूछा था क्योंकि रिसेंटली हमारे पास क्वाई 19 गुजरी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ, और कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ के अंदर जितने योंगो की तरफ से आपके ऑफिशियल्स थे या यूथ लीडर्स थे या बेसिकली यूथ रिपोर्टर्स थे, उन्होंने क्वाई के अंदर भी पूछा था, और उन्होंने साथ साथ कॉप के अंदर भी पूछा बड़े बड़े डिफरेंट नेशंस के मिनिस्टर्स से, बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर के लीडर से, प्राइवेट सेक्टर के हो जाए या बेशक आईजीओ के हो जाए, और बेसिकली दे आस्क्ड फ्रॉम देम कि आप कॉप में आ रहे हैं लेकिन कॉप का मतलब क्या है? किसी ने कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट्स, किसी ने कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स, तो इट वाज डिफरेंट। और वहाँ पे एक मजे की टर्म किसी ने कहा कि इट इज होस्टेड बाय द यूएन सीसीसी। सो ये थोड़ी सी एक फनी आप कह लें रील थी जो कि यंगो ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर भी अपलोड की हुई है, एंड यू कैन वॉच दैट आप कह लें रील। सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों ने से ये जानना चाह रहा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो बेसिकली है उसकी जो फुल फॉर्म थी वो आप लोगों ने बता दी कॉप की। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि कॉप्स कितनी डोमेन्स के अंदर होती हैं। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था और परसों भी डिस्कस किया था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग सीधे हमारे दोनों मेजरली मॉड्यूल्स के ऊपर बढ़ें। जस्ट 2 minutes फॉर द अजान एंड देन वील बी कंटिन्यू।
सो वी आर बैक। तो जैसे अजान हो रही थी तो आई रिसेंटली आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आप लोगों के नज़दीक आप किस कॉप का पार्ट बनना चाहते हैं। हम लोगों ने बेसिकली तीन कॉप्स की थीम का डिस्कस किया था, और बेसिकली जो दो प्रीवियस सेशंस हो चुके हैं हम लोगों ने इसका थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। देयर आर टोटल 3 कॉप्स दैट हैपेंस, और 3 डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर है। जो एक कॉप होती है डेट इज ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और जो दूसरी कॉप होती है डेट इज ऑन क्लाइमेट चेंज, जो तीसरी कॉप होती है डेट इज टू कम्बैट desertification. So feel free to take a minute or two and just let me know your thoughts कि आप किस कॉप का पार्ट बनना चाहते हैं। आप किस कॉप के अंदर अपनी यूथ की वॉइस को रेस करना चाह रहे हैं, और आप इधर पाकिस्तान के डेलीगेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेलीगेशन का पार्ट बनना चाहते हैं। So number one is biodiversity conservation, number two is climate change, or number three is to combat desertification. और इसे हम लोग नाम देते हैं UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification. Nisamna, you have right. Climate change. Thank you so much. Apart from this, कोई कॉप का पार्ट नहीं बनना चाहता इसके अलावा, निसामना के अलावा? वेल, अगर मेरे से कोई पूछता तो ऑब्वियसली जो COP29 आपके लिए क्लाइमेट चेंज की डोमेन है, उसके अंदर सबसे बड़ी कॉप होती है, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए यूथ मोबिलाइज होती है। उसके अंदर डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं। सो क्लाइमेट चेंज की जो कॉप होती है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोगों को हमारी बाकी जो 2 अंडरडॉग कॉप्स होती हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस तहरीम एंड मिस्टर फैसल कि आप तीनों पार्ट करना चाहते हैं। एंड बेसिकली यही होना चाहिए कि तीनों कॉप्स के अंदर इंसान को पार्ट लेना चाहिए, और इससे ये होता है कि सीखने को बहुत मिलता है, आपकी नेटवर्किंग होती है। यूनाइटेड नेशंस की आपके जो मेजरली बॉडीज होती हैं, गवर्निंग बॉडीज, दे बेसिकली हाईलाइट यू, दे बेसिकली पिन पॉइंट यू, और एक तरीके से जो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हो रही होती हैं या उनकी जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, you get a chance to work with them in those meetings fully funded. And thank you so much, Ms. Umaima, for climate change COP. And Ms. Taiba says all three. Climate change covers all aspect, I guess. Ms. Taiba, आप कुछ हद तक सही कह रही हैं, लेकिन जो बाकी 2 कॉप्स हैं उसके अंदर मेजॉरिटी वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और डेजर्टिफिकेशन को किस तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं और रोक सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो तो टोटल हमारे पास 3 कॉप्स होती हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और एक और क्वेश्चन कि एक कॉप के अंदर बेसिकली कितने जोन्स होते हैं? जस्ट रफ गेस आप मुझे बता दें। अकॉर्डिंग टू यू, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन अ कॉप? एंड जोन से मुराद हमारे पास एक ऐसा खास स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जिसके अंदर तमाम प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, मेजॉरिटी उस एरिया के अंदर दे कैन हैव देयर डेलीगेशन ऑफिसेस, they can have their NGOs rooms, they can have their conference rooms, they can have a lot of activity area rooms. So according to you, it could be a rough guess कितने ज़्यादा zones होते हैं according to you? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको। I guess no one is interested. Just a number. There could be 2, there could be 3. No worries, Miss Amna. So thank you so much, Miss Amna. There are total 2 zones एक कॉप के अंदर। एक को हम लोग नाम देते हैं ब्लू जोन का, यहाँ आपके लिए ब्लू एरिया का, और जो दूसरे को नाम देते हैं दैट इज नेम्ड एज ग्रीन जोन, और बेसिकली ग्रीन एरिया। लेकिन फॉर्मली जो उनको कहा जाता है वो कहा जाता है एज ब्लू जोन एंड ग्रीन जोन। ब्लू जोन के अंदर आपकी तमाम फॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, और जो ग्रीन जोन होता है उसके अंदर आपकी तमाम आप कह लें ये इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, इनफॉर्मल आप कह लें नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। जो ब्लू जोन्स है, ब्लू जोन है डेट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज डेलीगेशंस जो कि कंट्रीज का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन जाएगा इन एनी कॉप, बी इट लेट्स सपोज COP29 के अंदर पाकिस्तान का कोई एक डेलीगेशन गया है, और नेशनल डेलीगेशन गया कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ थे, उन यूथ के साथ, तो दे विल बी गोइंग टुवर्ड्स द ब्लू जोन। उनको ब्लू जोन की आपके एक्सेस मिलेगी, और बेसिकली उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा कि वो किसी भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं ब्लू जोन के अंदर होने वाले। और ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल डेलीगेशंस के लिए नहीं होता, ये यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के लिए भी होता है,
ये उनके ऑफिशियल्स के लिए भी होता है, ये आईजीओस के ऑफिशियल्स के लिए भी होता है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट आईजीओस हैं। फॉर एग्जांपल अभी जर्मनी की जो आईजीओ है जीआईजी, फिर देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बट आई गेस के वो क्लाइमेट चेंज के अंदर थोड़ा सा काम कर रही होती है। एंड उनका जो बेसिकली प्राइम कंसर्न होता है वो लेबर के राइट्स के अलावा दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स के अंदर हमारे पास एक और टर्म आती है climate change refugees का, those basically who get migrated to other areas due to the effects of climate change, उससे हम लोग उन people को हम लोग नाम देते हैं climate change refugees का। So apart from IGOs, UN officials, national delegations, हमारे पास कुछ आप कह लें प्राइवेट सेक्टर के भी आते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर्स जो कि क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की डोमेन के अंदर या डिजर्टिफिकेशन की आप कह लें कॉम्बैट करने के लिए मेजॉरिटी काम कर रही है। एंड बेसिकली वो अपनी कंपनी की ग्रीन इमेज को विजिट कर रहे हैं। सो दोज विल बी अलाउड टू हैव एन एक्सेस ऑफ ब्लू जोन। और ब्लू जोन के अंदर आपकी नेगोशिएशंस चल रही होती हैं, आपकी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, आपके जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के दरमियान मुआहिदात हो रहे होते हैं डिफरेंट आप कह लें शोबों के ऊपर। क्लाइमेट बेशक क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर ही आप कह लें किसी और थीम होगी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर चलेंगी। और आप ये कह लें कि जितनी भी नेगोशिएशंस होंगी वो अब उनकी जिम्मेदारी है, या तो वो एक बंद कमरे में होंगी, और अगर बंद कमरे में नहीं होंगी सो दे विल बी हैविंग इट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस। जो बंद कमरे के अंदर होती हैं बेसिकली दैट इज नेम्ड एज दैट इज टर्म्ड टू बी अ डेलीगेशन ऑफिस। और डेलीगेशन ऑफिस के अंदर वो आपको रेंट आउट करना पड़ता है इन कॉप्स। और अ डेलीगेशन ऑफिस कम्स विद अ लॉट ऑफ आपको पे करना पड़ता है इन आई गेस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सैडली पाकिस्तान में इस साल कोई डेलीगेशन ऑफिस पाकिस्तान का नहीं था इस कॉप के अंदर, जिसकी वजह से जो आपके अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चली हैं, आपकी जो थीम्स चली हैं या आपकी जो मीटिंग्स चली हैं वो इन फ्रंट ऑफ द प्रेस थी। और डेलीगेशन ऑफिस के अंदर आप एक्सेस दे सकते हैं आइदर मीडिया को कि दे कैन हैव फुल एक्सेस कि हम लोग किस बारे में बात करें, हमारी कौन कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं। और इस वजह से अगर आपने मेजोरिटी देखा हो तो जो हमारा जो पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था जो भी उनकी आप कह रहे हैं प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही थी, मीडिया वाज फुल्ली कवरेजिंग इट। और पाकिस्तानी मीडिया के अलावा देयर वाज इंटरनेशनल मीडिया एज वेल। लेट्स सपोज जो हमारे पास बेसिकली भी आर्टिकल्स आए थे, अल जजीरा ने इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, अल जजीरा के अलावा CNN हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट आप कह रहे हैं न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसीज जिन्होंने COP29 के अंदर बेशक बी इट पाकिस्तान पेवेलियन बी इट एनी कंट्रीज पेवेलियन उन चीजों को हाईलाइट किया था। और अगर हम लोग लास्ट ईयर की कॉप को देखें, COP28 की कॉप को देखें, सो देयर वाज अ प्रॉपर पेवेलियन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान की तरफ से जो शोकेस होने वाले प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर देयर वर 5 मेजर प्रोजेक्ट्स जिनको प्रॉपर्ली पजीराई मिली थी। लेकिन इस साल फंड से गिलत की वजह से वी कुडंट हैव अ डेलीगेशन ऑफिस। अलॉन्ग विद दिस हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली शोकेस नहीं कर पाए जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था या उससे लास्ट ईयर किया था। और बेसिकली कॉप्स का मकसद अपार्ट फ्रॉम द नेगोशिएशंस एक तरीके से उस कंट्री को जहाँ पे वो हेल्ड हो रही है उसकी टूरिज्म एजेंसी उसको टूरिज्म को बढ़ाना भी होता है। एंड दीज कॉप्स अगर हम लोग वैसे बात करें ऑफ द टॉपिक वो हम लोग एजेंट्स बात करेंगे, सो उसको ड्रॉप आउट करते हैं अभी, बट प्लीज रिमाइंड मी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो सारी की सारी कॉप्स होती हैं, ब्लू जोन बहुत ज्यादा आप कह लें अहमियत का हामिल होता है। और उसकी एक्रीडेशन लेना या इसके एक तरीके से उसकी आप कह लें इजाजतनामा लेना वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों से मिलता है। और यूएन सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस को देती है जो यूएन की तरफ से ऑथराइज होती हैं। एंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू गेन एन अप्रूवल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस के हम इस कॉप के अंदर अपने एक डेलीगेशन को सेंड करना चाह रहे हैं और हमें आप एक्रीडेशंस दें। एंड बाय एक्रीडेशंस दैट दे मीन टू से कि हमें आप बैजेस दें एक जोन के कि हम लोग हमारा जो वफद आएगा या हमारा जो डेलीगेशन आएगा वो आपसे उस बैच को लेने के बाद आपकी प्रोसीडिंग्स के अंदर अटेंड कर सके, अपने अपने व्यू पॉइंट्स रख सके। सो दिस वाज अ ब्लू जोन, ये एक ब्लू जोन की कहानी थी। और हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से देयर इज अनदर जोन जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्रीन जोन का। अगर हम लोग ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन के अंदर हमारे पास तमाम इनफॉर्मल नेगोशिएशंस होती हैं या इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर हम इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व।
बी इट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, और आप यूएन के ऑफिशियल्स को ग्रीन जोन के अंदर प्रॉपर्ली बुला सकते हो। और यूएन के ऑफिशियल्स के अलावा यू कैन कॉल डिफरेंट यूथ लीडर्स, यू कैन कॉल डिफरेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, आपका प्राइवेट सेक्टर या आप कह लें आपका बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए ग्रीन जोन का सहारा लेता है कि वो क्लाइमेट चेंज, लेट्स सपोज COP29 में हमारे पास बिजनेस सेक्टर आया, तो अपने वो बिजनेस सेक्टर अपनी ग्रीन इमेज को बढ़ाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करेगा कि हम लोगों ने पिछले इन सालों के अंदर किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को कम किया, हमारी क्या रिपोर्टिंग्स थी, हमारे क्या रिजल्ट्स थे, और आगे आने वाले सालों के अंदर हमारा क्या टारगेट होने जा रहा है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग और GHGs, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे पास तब आते हैं इंडिजिनियस पीपल, और इंडिजिनियस पीपल आर दोज पीपल जो कि एक इलाके के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज हो सकती हैं, एंड उनकी वो बेसिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कॉप के अंदर बेसिकली यहाँ बेसिकली कोई भी कॉप हो जाए, तो स्पेसिफिकली देर इज ऑल्सो आप कह लें कम्युनिटी ऑफ द फार्मर्स। फार्मर की कम्युनिटीज को भी बहुत ज्यादा आप कह लें पजीराई मिलती है कि दे यूजुअली कम, दे यूजुअली टेक पार्ट, और वो डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर इस साल पहली मर्तबा ये देखा गया था कि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट थे फार्मर्स। और ये मैं क्लाइमेट चेंज की कॉप के रिगार्डिंग नहीं बात कर रहा, ये मैं CBD की बात कर रहा हूँ, और इसे हम लोग मजीद आगे चल के डिस्कस करेंगे। ग्रीन जोन का बैच लेना आसान है एज कम्पेयर टू द ब्लू जोन, और ग्रीन जोन के अंदर आपके विजिटर्स भी आ सकते हैं अगर उनके पास बैच हो या ना हो। लेकिन विजिटर्स वो एक तरीके से उन नेगोशिएशंस का जो कि बेशक एक ऑर्गेनाइजेशन एक NGO दूसरी NGO से कर रही हो, उसके अंदर उतना ज्यादा टेक पार्ट नहीं कर सकते। वो आएंगे, थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं, बट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस, दे कैन नॉट गिव देयर कंसर्न, दे कैन जस्ट बी अ विजिटर। सो ग्रीन जोन का बैच भी आपको UN की एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को UN ने अलाउ किया होता है वहीं से मिलता है। और बेसिकली यू हैव टू मेक सम कंटेंट कॉन्टेक्ट्स के किन किन जो डेलीगेट्स बेसिकली एक कॉप के अंदर गए हैं, वैसे कौन कौन से डेलीगेट्स हैं जिनके साथ आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आपकी एक्रीडेशन दिलवाने के लिए फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग कॉप्स। चाहे वो बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन की हो जाए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हो जाए, चाहे वो डिजर्टिफिकेशन से लड़ाई के खिलाफ हो जाए। यू विल बी रिसीविंग द स्लाइड्स टुडे इंशाल्लाह, फर्स्ट सेशन की, और इस सेशन की भी कल मिल जाएगी आपको। सो दिस वाज ऑल कि किस तरीके से एक ब्लू जोन, एक ग्रीन जोन चल रहा होता है, उनकी किस तरीके से फॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, किस तरीके से दे यूजुअली फाइट फॉर द फंडिंग, एंड उसके अंदर दे यूजुअली मेक देयर वॉइसेस हर्ड ऑन एन इंटरनेशनल मीडिया। और इंटरनेशनल मीडिया भी इट कोई भी न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी हो जाए, बी इट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप कह लें न्यूज एजेंसी हो जाए या प्रेस उनका क्लब हो जाए, वो आपकी वॉइसेस को बहुत गौर से सुनते हैं, एंड दे हेल्प दोज लीडर्स वॉइसेस टू गेन अटेंशन, एंड वो एक तरीके से उनकी वॉइस को पॉपुलर पॉपुलर करते हैं इन देयर रीजन्स, इन योर ऑन रीजन एज वेल। अगर आपके रीजन में नहीं होगा तो वो आपकी आवाज को अपने रीजन के अंदर तक लेके जाएंगे कि किस तरीके से, लेट सपोज आप एक ब्राजील की इस साल कॉप हुई है, आप डेलीगेशन के तौर पे गए थे, आप एक डेलीगेट के तौर पे गए थे एज पाकिस्तान के रेफरेंस से, आपने एक ब्राजीलियन न्यूज एजेंसी को रिपोर्ट इंटरव्यू दिया। सो बेशक वो क्लिप आपको ऐसे भेज देंगे, लेकिन आपको वो रिपोर्टिंग आपके पास नहीं आएगी। सो बेसिकली दे विल बी जस्ट रिपोर्टिंग योर इंटरव्यू टूवर्ड्स देयर नेशनल कंट्री। ब्राजील के अंदर आपका इंटरव्यू चलेगा, एंड आपकी वॉइस को ब्राजील के अंदर लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, किस तरीके से यू आर इंस्पायरिंग पीपल, आप किस तरीके से एक डेवलपिंग कंट्री से आए हैं, एंड हाउ दे कैन ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, एंड दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दीज कॉप्स। अब हम लोग चलते हैं हमारी पहली कॉप की स्लाइड के ऊपर, जिसे हम लोग नाम देते हैं UNCBD, United Nations Convention on Biodiversity.
Just let me know if the slides are completely visible. Either आप कह लें, either thumbs up, either anything. Thank you, Mr. Ari. सो अब हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरीके से यूएन सीबीडी कॉप 16 हुई थी. एंड यूएन सीबीडी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं इन शॉर्ट. और सीबीडी का जो ऑफिशियल लोगो है वो आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. हम लोग इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कह लें 2024 के अंदर जो कॉप 16 हुई है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, उसे क्या रिजल्ट्स आए थे, और हम लोग फ्यूचर के अंदर यूथ को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन. कि आपकी एफर्ट्स इस तरीके से हेल्पफुल साबित होंगी और किस तरीके से आपकी वॉइसेस हर्ड हो सकती हैं ऑन यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म. थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि किस तरीके से यूएनसीबीडी है, क्या कॉप 16 के अंदर क्या हुआ था. कॉप 16 बेसिकली कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 16th मीटिंग थी. और हर 2 साल के बाद जाकर एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कॉप होती है, और हर 2 साल के बाद जाकर एक कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन के ऊपर कॉप होती है. मतलब कि यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इन दोनों की जो कॉप्स होंगी वो 2 साल के बाद जाकर होंगी. अब हमारे पास जो अगले साल आने वाली कॉप होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉप होगी, और वो ब्राजील के अंदर होगी, क्लाइमेट चेंज के जमने के अंदर. सो इस साल जो कॉप हुई थी कॉप 16, कोलंबिया ने इसको होस्ट किया था अक्टूबर 21 से लेके नवंबर 1 तक इन द सिटी ऑफ काली. और कोलंबिया ही क्यों, एक सवाल पैदा होता है कि व्हाई नॉट फ्रांस, व्हाई नॉट इटली, व्हाई नॉट ग्रीस आप कह रहे हैं, व्हाई नॉट जर्मनी, व्हाई नॉट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, व्हाई नॉट श्रीलंका. क्योंकि अगर हम लोग चलें कोलंबिया का मवाजना हमारी कंट्रीज के साथ कर लें, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कर लें, तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, चाइना भी शिलाई गए, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका. ये और ये भी ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है. सो व्हाई कोलंबिया? एक क्वेश्चन आपके जहन में उठना चाहिए, कोलंबिया ही क्यों? तो यूनाइटेड नेशंस ने इसका प्रॉपर्ली एक तरीके से हल बताया था और उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी. वो ये दी थी कि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया इस पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज के अंदर शुमार होता है, और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के अंदर कोलंबिया अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ देयर बायोडाइवर्सिटी. कि जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर पाए जाने वाली आप कह लें फ्लावर स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, मेमेलियन स्पीशीज हैं, आपकी फिश होगी, एम्फीबियन हो गई, आपके इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, वो 10% जो उनकी स्पीशीज की टाइप्स आती हैं वो कोलंबिया के अंदर पाई जाती हैं. एंड दैट कंट्री इज रिच. लेकिन एक चीज एक क्वेश्चन पैदा होना चाहिए कि 1990s के बाद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और तो अप्रोक्सीमेटली हर साल के अंदर, हर साल बाद 72%, सॉरी 1970s के बाद से अप्रोक्सीमेटली हर साल के बाद 90 to 95% ऑन एन एवरेज, और अगर हम लोग एग्जैक्ट फिगर दें तो डेट इज 98% ऑन एन एवरेज हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था इन दैट रीजन जहां पर कोलंबिया भी लाई करता है. इस वजह से यूनाइटेड नेशंस फोकस्ड कि हम लोग कोलंबिया के अंदर इस कॉप को ऑर्गेनाइज करवाएं. एक रीजन ये थी कि हम लोग वहाँ की बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज के ऊपर जोर दे सकें कि किस तरीके से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज को थ्रेट है और किस तरीके से वो डिक्लाइन कर रही है. दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज अपनी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे अगर हम लोग कोलंबिया को फोकस मिलेंगे, क्योंकि यस कोलंबिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जो कि अभी इस थ्रेट का शिकार है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों कोलंबिया को चुना गया था फॉर होस्टिंग दिस ईयर्स कॉप 13. अब एक सवाल पैदा होना चाहिए, इस लोगो को गौर से देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू यू इट इज वेरी आप कह लें कलरफुल लोगो जो इसका फ्लावर है, लेकिन इस फ्लावर के पीछे भी एक कहानी है, और इस लोगो को बनाने के लिए एक प्रॉपरली
आप कह लें टीम बैठी थी, और जो इसकी कहानी है वो आज जाके आप देखते हैं। सो बेसिकली ये जो लोगो था, या आप कह लें जो फ्लावर का लोगो था कॉप 16 के लिए, दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्लावर इनिया। और अगर हम लोग इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को देखें तो दैट इज इनिरिडा, और अगर हम लोग इसकी स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन को देखें तो दैट इज इनिया। सो ये फ्लावर की जो स्पीशी है दैट इज प्रेजेंट इन कोलंबियन अमेज़न, और कोलंबियन अमेज़न वन ऑफ द रिचेस्ट एपिसेंटर्स है, एक ऐसा आप कह लें हैबिटेट है जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है कोलंबिया के अंदर। इस फ्लावर को नेचुरल कल्चरल हेरिटेज का आप कह लें खास सिंबल सिंबलाइज किया जाता है, और इसको कहा जाता है एज एन इंटरनल फ्लावर, कि चाहे ड्राउट आ जाए चाहे फ्लड आ जाए, दिस फ्लावर विल बी स्टेइंग एज एन एवरग्रीन फ्लावर, और ये तब तक रहेगा जब तक ये आप कह रहे हैं रुकने का नाम ना दे। और इस फ्लावर को एक तरीके से एवरग्रीन कहा जाता है, और इसके जो ये कहा जाता है कि इसका जो एक एक पेटल है वो फॉल ऑफ नहीं होता खुद ब खुद। हमारे पास ऐसी बहुत सारी डिफरेंट आपके लिए फ्लावरिंग स्पीशीज हैं जिनके जो पेटल्स हैं वो खुद ब खुद फॉल ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आपके लिए पेटल होगा वो कभी भी फॉल ऑफ नहीं होगा। सो इस वजह से इसको एक तौर पे इटर्नल फ्लावर कहा जाता है। और जो इनके आप कह लें एक इस लोगों के अंदर 36 पेटल्स हैं। अब हम लोग सवाल पैदा होता है कि ये जो 36 पेटल्स हैं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो 36 पेटल्स थे ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 टारगेट्स को और 13 इको रीजन्स ऑफ कोलंबिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारे पास 23 टारगेट्स आते हैं उनके अंदर मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ, एंड दैट आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो हमारे पास आता है वो ये है कि हमने हमारी एक्वाकल्चर स्पीशीज को कंजर्व करना है, उनकी हिफाजत करनी है। दूसरा हमें ये आता है कि हमने पॉल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कम से कम करना है। तीसरा ये आता है कि हमने लैंड कंजर्वेशन के ऊपर जो हमारी स्ट्रेटेजीज हो रही हैं उनको सही तरीके से लेके चलना है ताकि हमारा जो लैंड हैबिटेट है वो कंजर्व हो सके, उसको प्रिजर्व कर सके। एक हमारे पास ऐसा आता है कि हमने हमारी एनिमल स्पीशीज को और जो फ्लावरिंग स्पीशीज है उनकी प्रॉपरली कंजर्वेशन करनी है इन प्रोटेक्टेड एरियाज। सो ये 23 टारगेट्स है, रियली इंटरेस्टिंग। आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा। तो जिनके बुनियाद बनाकर अलॉन्ग विद द 13 आपके स्ट्रेटेजिक इकोरीजन्स ऑफ कोलंबिया इस लोगों की कॉप 16 के लिए बुनियाद रखी गई थी। और ये जो कॉप 16 कोलंबिया के नीचे लाइन लिखी हुई है इसका जो आप कह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन है दैट इज पीस विद नेचर, और यही कॉप 16 की थीम थी। द 3 वर्ड्स पीस विद नेचर वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स कॉप 16 जो कि कोलंबिया के अंदर हुई थी। अब अगर हम लोग मजीद आगे बढ़ें सो हम बात करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर कि कोलंबिया के अंदर जो कॉप 16 हुई थी गवर्नमेंट्स और हमारे पास जो बेसिक रिजल्ट्स आए वो कौन कौन से थे। सो कॉप 16 के अंदर गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि हमारा जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है हम लोग उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे, हमारी जो प्रोग्रेस है, और हम लोग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू किया था कि हम लोग किस पोजीशन पर अभी खड़े हैं। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज की तो वो ये थी कि जो कंट्रीज थे उन्होंने अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान को, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में कहें NBSAPs, अलाइन किया था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के गोल्स के साथ। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रिजल्ट्स ऑफ द कॉप 16 जो हमारे पास हुई थी, और जिसके अंदर जो हमारे पास बेसिकली लॉट ऑफ कंट्रीज जो कि इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ये इस चीज़ को यकीनी बनाया था कि हमारी जितने भी जो आपके लिए पॉलिसीज बनेंगी, हमारे जो एक्शन प्लान्स बनेंगे, या आपके लिए जो लोग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे पॉलिसीज का हिस्सा होगी, उनके अंदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोग हमारी जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पहुंच रहा है उस थ्रेट को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है 5 की पॉइंट्स फ्रॉम द कॉप 16 के, जिस तरीके से हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, परसों भी डिस्कस किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे क्रिप्ट कर दीजिएगा कि हमने दोनों दिन शायद डिस्कस किए थे।
हम लोगों ने कॉप 29 के भी 5 की पॉइंट्स को डिस्कस किया था, बी इट नॉट ऑन स्लाइड्स बट वर्बली। लेकिन जो इनके कॉप 16 के 5 पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये कहा गया था कि जो कोलंबिया की तरफ से जो बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है वो उसको हम लोग सपोर्ट करें। कोलंबिया को ये कहा गया था कि 50,000 से ज्यादा स्पीशीज कोलंबिया के रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और 50,000 स्पीशीज के अंदर देयर इज एन एडिशन ऑफ प्लांट स्पीशीज अलोंग विद द एनिमल स्पीशीज। और ये कहा गया था कि उन 50,000 स्पीशीज के अंदर राइट नाउ जो सीरियसली थ्रेट है या थ्रेट का शिकार है, देर आर मोर देन 1200 स्पीशीज, जिनके अंदर हमारे पास बर्ड स्पीशीज भी आती हैं, हमारे पास एनिमल स्पीशीज भी आती है, मेमेलियन स्पीशीज भी आती है, हमारे पास फिश आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, इंसेक्ट्स आती हैं, हमारे पास प्लांट स्पीशीज के अंदर भी आती हैं, फ्लावरिंग स्पीशीज हो जाए या ट्रीज हो जाए। तो उन चीजों की कंजर्वेशन के लिए बेसिकली दे गेव अ प्लान, जिसे उन्होंने कहा था बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। और कोलंबिया ने कहा था कि हमें इस चीज को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग की जरूरत दरकार होगी, और हमें फंड्स चाहिए, तमाम कंट्रीज को हमारी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए और वो हमारी मदद को यकीनी बनाए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद ये कहा गया था कि क्रूशियल अलायंसेस एंड कोalitions क्रिटिसाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन कंजर्वेशन प्लान्स। पहली मर्तबा कॉप 16 के अंदर ये चीज को यकीनी बनाया गया था कि जो अलायंसेस हो या आप कह लें जो एग्रीमेंट्स हो वो इंडिजिनियस पीपल के साथ हो, उनको भी कंजर्वेशन प्लान बनाने का, उसके अंदर टेक पार्ट लेने का भरपूर हक दिया जाए। एंड बेसिकली दे शुड आल्सो एक्ट एज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, और उनके आप कह लें उनके भी सॉल्यूशंस को हमारी पॉलिसीज का, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का, एग्जिस्टिंग एक्शन प्लान्स का, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया जाए, जो उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे। Recognition of the Afro-descendant communities, support for the biogeographic Choctaw, and some diplomatic disagreements. Afro-descendant communities क्या है? Afro-descendant communities ऐसी communities हैं जो कि अफ्रीकन रीजन से ताल्लुक रखती थी, या तो वो अफ्रीकन रीजन में ये भी हैं और दे आर लिविंग वेरी लो लाइफ ड्यू टू पॉवर्टी, या तो फिर जब वो अमेरिकन रीजन के अंदर या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आप कह लें माइग्रेट हुए थे। सो बेसिकली ड्यू टू द माइग्रेशन they are enforced to slavery. So those are termed to be called as the Afro-descendant communities. कॉम 16 के अंदर इन एफ्रो-डिसेंडेंट कम्युनिटीज की आइडेंटिफिकेशन हुई थी, उनको रिकॉग्नाइज कराया गया था फॉर देयर एफर्ट्स, और ये कहा गया था कि यस वी विल बी इन्वॉल्विंग दीज कम्युनिटीज इन द अपकमिंग कॉप्स। और इस वजह से कुछ लोगों ने, आपके लिए कुछ नेशंस ने थोड़ा सा इसको नेगेटिव आउटलुक दिया था। उसके बाद आता है द रोल ऑफ द पेजेंट्री इन द डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। पहली मर्तबा आप कह लें फार्मर्स को भी कॉप 16 के अंदर शुमारियत का दर्जा दिया था, और उनको ये कहा गया था कि कॉप जो फार्मर्स हैं वो एक जगह पर इतने ज्यादा अरसे के लिए रह रहे हैं, उनको होम स्पीशीज का पता है, उनको इन्वेजिव स्पीशीज का पता है, तो दे नो देयर लैंड, दे नो द सराउंडिंग एरिया। सो इस वजह से हम लोग उनको भी लेकर चलें, और साइंटिफिक जो हमारी रिसर्च होंगी, साइंटिफिक जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी, हम लोग उनको भी इस चीज का इल्म दें, ताकि वो अपने एरिया से इन्वेसिव स्पीशीज को खात्मा करें और होम स्पीशीज की कंजर्वेशन करें। इन्वेसिव स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो अपने ओरिजिनल एरिया से माइग्रेट करके दूसरे एरिया पर जाते हैं और उसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह को आप कह लें अपने लिए कंज्यूम करते हैं, और उस जगह पर जो ओरिजिनली आप कह लें प्लांट्स वगैरह ग्रोथ कर रहे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और इन्वेजिव स्पीशीज का खात्मा इज वन ऑफ द मेजरली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के गोल्स के अंदर आता है। फिर हमारे पास जिस तरीके से आप ये कह लें कॉप 29 के अंदर फाइनेंसिंग का इशू था, इस कॉप 16 के अंदर भी एक बहुत बड़ी मेस को क्रिएट किया गया था। इसके अंदर भी कॉप 16 के अंदर फाइनेंसिंग का इशू आया था, जिसे उन लोगों ने नाम दिया था ग्लोबल इन्वायरमेंटल फाइनेंस। ये प्लेज किया गया था कि ओवरऑल हम लोग फाइनेंसिंग करेंगे, हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तो इस वजह से कंट्रीज ने जोर दिया था कि इट इज नॉट एन इंडस्ट्री ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, या बेशक आप थोड़े से बिलियंस आप दे दें,
इट इज एन इंडस्ट्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली $700 बिलियन के अगर पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ स्पेसिफिकली वैसे पूरी दुनिया के अंदर अगर हम लोग कंजर्वेशन करना चाहें हमारी प्लांट स्पीशीज की, हमारी एनिमल स्पीशीज की, सो हमें $700 बिलियन लगेंगे उनकी कंजर्वेशन के लिए। और अगर हम लोग कोलंबिया की स्पेसिफिकली बात करें, सो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली टू 800 टू $2 बिलियन, ये उन्होंने वैसे कहा था। और इस साल जो फिर आपके फाइनेंसिंग के लिए प्लेज किया गया था तो वो $400 बिलियन था। और इसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज फाइनेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी। वो फाइनेंसिंग कर रही होती है, वो अपने बजट के मुताबिक देख रही होती है कि किस तरीके से दे हैव टू मेक देयर प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड एनिमल स्पीशीज। और यही आ गया हमारे पास नेक्स्ट चीज। वो ये था कि ग्लोबल फाइनेंसिंग फॉर नेचर, यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया था कि हम लोग डबल एक्सटर्नल फंडिंग देंगे, मतलब कि अपनी तरफ से भी और दूसरी नेशंस की तरफ से भी हम लोग फंडिंग देंगे, और हम लोग 2021 से लेकर 2027 तक की फंडिंग देंगे। और वो फंडिंग तकरीबन €7 बिलियन के करीब होगी, और अभी भी वो दे रहे हैं। सो वो उसी चीज के ऊपर अटके हुए हैं। और इस साल जो आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थी कॉप 16 के अंदर, वो था काली फंड। काली फंड के अंदर ये कहा गया था कि हम लोग एक ग्लोबल फंड बनाएंगे जिसके अंदर ओवरऑल हर नेशन को फायदा पहुंचाया जाएगा, किससे के थ्रू कि हम लोग जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर या जेनेटिक सीक्वेंसिंग के ऊपर भी काम करेंगे। और आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग या आफ्टर storing all the genetic resources या all the digital sequencing of the genetic resources, हम लोग उसको फेयरली एंड इक्विटेबली हर एक कंट्री को प्रोवाइड करेंगे, बी इट ए डेवलप्ड नेशन, चाहे वो एक डेवलप्ड नेशन हो, चाहे वो एक डेवलपिंग कंट्री हो, या चाहे वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, और चाहे वो एक इंडिजिनियस कम्युनिटी हो, चाहे वो एक खास तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, चाहे वो एक रिच आप कह रहे अमीर तबके के लोग हो, हम हर तबके को ये वाली सीक्वेंस प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे फॉर देयर ऑन बेटरमेंट और फॉर द सेक टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। हम लोग इस ग्लोबल फंड का आप कह लें आगाज करते हैं। और ये कहा गया था कि अप्रोक्सीमेटली जो भी फंडिंग आएगी उसकी जो हाफ फंडिंग होगी अप्रोक्सीमेटली कम से कम, वो फंडिंग हम लोग इंडिजिनियस पीपल और लोकल कम्युनिटीज जो एक जगह पर रह रही हैं इतने सालों से और अपनी कंजर्वेशन या प्लांट्स की कंजर्वेशन के लिए रह रही हैं, हम उनको भी फंड देंगे उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज भी एक वहाँ पे टॉपिक था, और इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो कॉप्स हो रही होती हैं वो आपस में अलाइन कर रही होती है। सो एक डिसीजन देखा गया था, वो ये था कि हम लोग लाइक इस कॉप के अंदर एक लैंडमार्क डिसीजन चूज किया गया था फॉर फाइटिंग द थ्री प्रॉब्लम्स, ओशन, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट का हम लोगों को पता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ओशन का दो चीजों से रिलेटेड था, एक ओशन एसिडिफिकेशन से और दूसरा ओशन शरीक राइज से, और तीसरा था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस से। तो ये जो तीन हमारे पास प्रॉब्लम्स थे, इन तीनों के खिलाफ आप कह रहे हैं यूएनसीबीडी वाज एक्टिव, लाइक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था, सो यस दे हैड टू स्टे एक्टिव। और उन्होंने ये एम्फोसाइज किया था कि हमें मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, ना सिर्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो, यूथ लेड हो, एनजीओज हो, आईजीओज हो, यूथ लेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो सोशल एंटरप्राइजेज हो, चाहे वो आप कह लें इंडिजिनियस पीपल हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो सिविल सोसाइटीज हो, कोई भी हो, और वो सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेशन शो करें, कोऑपरेशन करें, कोलैबोरेट करें। और जब कोलैबोरेशन होगी तब जाकर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो आप कह रहे हैं उसको फुकदानियत मिलेगी, उसको स्ट्रेंथनिंग और उसकी ताकत बढ़ेगी। ये कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज आपस में सांचे हैं, दे बोथ आर इन अ वेरी गुड रिलेशन टू ईच अदर, कि जहाँ पर क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, और जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी वहाँ पर क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। सो दे आर आप एक तरीके से कह लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये कहा गया था कि वो एक दूसरे को आपस में लेकर चल रही हैं कि अगर कहीं भी बायोडाइवर्सिटी लॉस कम होगी तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज कम होगा, और इस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहे थे सीबीडी के अंदर।
यूएन की जो कॉप हुई थी। और उन्होंने ये कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग उसको ज़्यादा फोकस दें, ज़्यादा फोकस करें, तो वो हमारी एडेप्टेशन कैपेसिटी और रिजिलियंस को बढ़ाएगा और हमें वो मदद देगा कि हमारा जो जितने भी डिफरेंट डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, उनसे लड़ने के लिए हमें प्री फोकस करेगा, हमें कोप अप करेगा और हमारे लिए ज़्यादा फायदे का साथ फायदे के लिए वो साबित होगा। और उन्होंने यही कहा था कि हमें क्लाइमेट चेंज को कम से कम आप कहने करना पड़ेगा, उसकी जो इफेक्ट्स है। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से यूथ इन्वॉल्व हो सकती है। सो कॉप 16 में जो यूएनसीवीडी की हुई है, उन्होंने ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि हम लोग एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान बनाए और हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में लेना चाहिए। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उन्होंने कहा था कि यूथ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कॉप 16 ने डिफरेंट पार्टीज को इन्वाइट किया था, एंड बाय पार्टीज सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ स्टेट्स नहीं है, मतलब कि नेशंस के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया गया था, बल्कि हर वो स्टेक होल्डर के अंदर हमारे पास एनजीओ आ जाती हैं, हमारे पास यूएन ऑफिशियल्स आ जाते हैं, हमारे पास आईजीओ आ जाती हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास यूथ एड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। तो हर वो स्टेक होल्डर जो एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी का लिंक है, कॉप 16 ने इनवाइट किया था कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करे ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और नॉलेज को स्प्रेड कर सके इन देयर डिजायर्ड या रिस्पेक्टिव एरियाज। उसके बाद ये कहा गया था कि जो यंग पीपल हैं उनको हैंड्स ऑन कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर टेक पार्ट लेना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज दे हमारे पास इंडस रिवर डॉल्फिन की एग्जांपल ले लेते हैं। सो इंडस रिवर डॉल्फिन है, इंडस रिवर डॉल्फिन हमारे पास बहुत ज्यादा कम हो रही थी, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट के थ्रू और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू देयर वाज अ प्रोजेक्ट जिसे उन्होंने कहा था री लाइफ इंडस। और इस वजह से उन्होंने कहा था, या रीलिव इंडस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दो नाम थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि हम लोग इंडस रिवर की डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है उसको दोबारा से सस्टेन करेंगे और कंजर्व करेंगे। एंड यस, वो फिशरमैन की मदद के साथ, उनकी एजुकेशन करने के साथ, उनको प्रॉपरली आपके लिए एजुकेट करने के बाद, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ के बाद, दे वर एबल टू सस्टेन द पॉपुलेशन ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन्स। और उन्होंने क्या उनकी एजुकेशन की थी, उन्होंने ये एजुकेशन की थी कि उन्होंने ये एजुकेट किया था आपके लिए मछुआरों को कि कौन सा ब्रीडिंग सीजन होता है, कब नेट डालना चाहिए, कब नेट नहीं डालना चाहिए, अगर एक डॉल्फिन नेट के अंदर फंस जाए तो किस तरीके से दे कैन सेव द डॉल्फिन, अगर एक डॉल्फिन आपके लिए छोटे छोटे टनल्स के अंदर फंस जाए तो किस तरीके से दे कैन सेव द डॉल्फिन्स, हाउ किस तरीके से वो हंटिंग सीजन के अंदर ओवर हंटिंग ना करें। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जिनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान के चैप्टर ने प्रॉपरली डील किया था और दे रियली हेल्प्ड अ लॉट। उसके बाद ये कहा गया था कि दे शुड परस्यू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डिग्री। और इस चीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। बेशक आप 4 ईयर डिग्री ना लो, आपको कोई नहीं कहता, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के थ्रू देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज जो यूएन प्रोवाइड करती है, जो यूएन ऑफर करती है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं थोड़े थोड़े डॉलर्स के ऊपर। तो यू कैन गेट दोस कोर्सेज, आप प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हो सकते हो, आपके पास भी एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डिग्री आ सकती है, एंड दैट कैन बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। कि जब आप फॉर एग्जांपल एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो यू कैन शो और पुट दैट certification degree into your CV, or UN will be highlighting your CV, and then they will be getting along with you to make that project go skyrocket. उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट आता है, वो ये है कि यूथ, जो यंग पीपल हैं, जो यूथ है, उसे कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर एंगेज होना चाहिए। और वो किस तरीके से, सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स के अंदर। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स हमारे पास एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का कंजर्वेशन कर रहा है, उस वो डेटा भी मेंटेन कर रहा होगा, वो डेटा भी रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो डेटा भी लिख रहा होगा। और बाय डाटा आई मीन टू से कि लेट सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक किलोमीटर के एरिया का आपके यानी सर्वे किया, उन्होंने नोट डाउन किया कि कौन कौन से आप कह लें प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज इस एरिया की नेटिव स्पीशीज है, होम स्पीशीज है।
और कौन कौन सी स्पीशीज इस एरिया के इन्वेजिव स्पीशीज हैं। सो आफ्टर द नोटिंग डाउन उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, और देन उन्होंने प्रॉपरली उस इन्वेजिव स्पीशीज को खात्मे के लिए स्टार्ट किया होगा अपना प्रोजेक्ट। सो वो जो नोटिंग डाउन होती है वो डिजिटल्स वगैरह के ऊपर होती है। सो यू हैव टू मेक इट डिजिटल, और डिजिटली जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो डेट इज नेम्ड या डेट इज बीइंग कॉल्ड सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट। और सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों फोकस किया जाता है, वो इस तरीके से फोकस किया जाता है कि यही सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स कल को किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प का बाइस बन सकते हैं। आप इसी सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को परस्यू कर सकते हो कि कल को अगर किसी को आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी, सो यस यू विल बी हैविंग अ रिक्वायर्ड डेटा। आपको पता है कि आपने किस तरीके से एक फॉर्मल वे के थ्रू चलना है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकते हो। सो यू विल बी बेसिकली सेलिंग योर सर्विसेज इन दोज सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स by recording all the data, फर्स्टली ऑन हैंड कर लो, लाइक ऑन पेपर कर लो, लेकिन पेपर चूंकि हमारे पास कम होते चले जा रहे हैं, सो यस यू हैव टू नोट डाउन इट कहीं ना कहीं, चाहे लैपटॉप हो जाए कहीं हो जाए, और फिर उसे आप डिजिटली कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास सेव रहेगा। फिर या तो आप उसको बेच सकते हो या फिर अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हो, या फ्री भी दे सकते हो, फ्रीली भी दे सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर स्लाइड, और इसके अंदर ये कहा गया है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। देयर इज ग्लोबल यूथ बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क, और पाकिस्तान के अंदर भी इनका एक चैप्टर है जिसे हम लोग नाम देते हैं पाकिस्तान यूथ बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क। डेट इज बहुत ज़्यादा आपके लिए फोकस्ड है, और हर कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक चैप्टर है जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस्ड है, और उनका जो काम है वो यही है कि दे हैव टू स्प्रेड द एजुकेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को आप कह लें स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करना होता है। और there is then youth biodiversity collective, that is youth led organization, लेकिन इनका जो काम है वो आप कह लें इंटरनेशनल ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर there is no such आप कह लें ब्रांच या ऑफिस। देयर इज देन द नेचर कंजर्वेंसी। नेचर कंजर्वेंसी हमारे पास एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही है कि दे आर गिविंग देयर रिसर्च फाइंडिंग्स, दे आर गिविंग देयर आर्टिकल फाइंडिंग्स, वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वॉल्व कर रही है यूथ को, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। देन देयर इज, और हमें पता है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लेकिन पाकिस्तान का चैप्टर, और इसके अंदर भी यू कैन सेल ऑफ योर सर्विसेज। आप इंटर्नशिप कर सकते हो, आप एक प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हो, आप वॉलंटियर कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो। लेकिन फॉर द जॉब either you have to be a fresh graduate, or if not then you have to come up with your master's degree। कम से कम फिर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आता है पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, दैट इज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आप इसके साथ भी पार्ट ले सकते हो। उसके बाद देयर इज फ्रेंड्स ऑफ मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, और ये ऑर्गेनाइजेशन मार्गला हिल्स की कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रही होती है, और बेसिकली दे यूजुअली अनलीश देयर प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग द क्लीनिंग अप ऑफ मार्गला हिल्स। उसके बाद यू हैव द ब्रॉक एसोसिएशन, वी आर वर्किंग इन द डोमेन्स ऑफ एसडीजी, और एसडीजी के अंदर हमारे पास एसडीजी 13 इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल वास्ता या बिला वास्ता, उसका बायोडाइवर्सिटी के साथ ताल्लुक है। And then there is READ, it is my own venture, I am the co-founder, और जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं on the environmental education, और we created an international toolkit that is right now serving in its purpose in more than 12 countries। और उसी इंटरनेशनल टूलकिट के अंदर भी यू बेसिकली एजुकेटेड द यूथ ऑन SDGs, COPs, basic introduction to environment, Paris Agreement, if I'm not wrong, pollution, the health impacts of climate change, so there are a lot of things। उसके बाद there is group on earth observations, और ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है towards the biodiversity conservation, और ये सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू काम कर रही है अपना फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और जाने से पहले, मतलब कि इस वेंचर को खत्म करने से पहले या इस कॉप को खत्म करने से पहले एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यू आपके नज़दीक कितनी ज़्यादा एमिशंस रिलीज हो रही होंगी जब आप अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे फ्रॉम योर होम।
Let's suppose, well, my university was Qaid Azam University, Islamabad, and I had to travel approximately 22 kilometers from my hostel to university. So मुझे वो प्रॉपर्ली डिस्टेंस को कवर करना था, एंड यस मैंने फिर जब नोट डाउन किया तो देयर वर सम मेजर इश्यूज. तो आप फॉर एग्जांपल अपने नोट डाउन कर सकते हैं, और आप इस सवाल को जरूर देखिएगा कि कितनी ज्यादा एमिशंस रिलीज हो सकती हैं. आइदर यू आर ऑन बाइक, आइदर यू आर ऑन योर ऑन पर्सनल कार, आइदर यू आर ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बस. सो दिस इज टू यू, दिस क्वेश्चन इज टू यू. और जाने से पहले, if you will be having any question, you can ask me directly or indirectly on my LinkedIn. My LinkedIn is full right now. So this is me. और अभी कोई सवाल हो आपका on the CBD UN COP16, please feel free to ask a question. And then after 2 to 3 minutes, we'll be pursuing towards the COP29, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे COP16 को, जो कि सऊदी के अंदर अभी होने वाली है कल से. Guys, feel free to ask a question. You can ask a question either by typing in the chat box or just by raising your hand. So please feel free to ask a question. Okay, our work is to clear the query, and your work is just to ask the question and absorb the knowledge. I have a question. Not a question, just an insight. So basically, I was thinking that it's a good step that they took, that COP16 was held in Colombia. So because it's a biodiverse country, so that's a good step. But what about COP30, the climate COP, basically the climate change COP? They don't hold those COPs in countries that are affected by the climate change. So is it because the climate change COP is more capitalized now? So that could be the reason, right? So I'm just giving an insight. Say like what's the reason के जो बायोडाइवर्सिटी कॉप थी, that was a good step कि वो कोलंबिया में हुआ, बट जो क्लाइमेट चेंज वाली है उसको भी तो कोई ऐसी कंट्री में नहीं करना चाहिए जहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड हो, जैसे कि इंडिया, चाइना, even Pakistan is affected by climate change, and Maldives. What about that? Thank you so much, Ms. Varma. And the answer is yes. होना technically यही ऐसे ही होना चाहिए कि either it should be held in India, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh, Pakistan. लेकिन जो COPs in terms of climate change conferences होती हैं वो properly planning के through चल रही होती हैं, और इन COPs के अंदर as compared to the UN CBD बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत होती है. और जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बेसिकली दोज आर नाउ एट स्टेक, क्योंकि पिछले 3 क्रॉप से यही शोर किया जा रहा था कि these were not being held in the climate change affected countries या climate change affected zones. Right now जो हमारी last 3 COPs हुई थी that were in Egypt, UAE and Azerbaijan, और वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर ही थी. तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यस इट वाज एन इनसाइट कि क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे से यही प्लानिंग चलती आ रही है. और यूएन जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही होती है या कॉप्स हो रही होती है उनके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए होती है. अलॉन्ग द जस्ट सिर्फ और सिर्फ यूएन खुद वो फंडिंग नहीं दे सकती. जिस कंट्री के अंदर वो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उस कंट्री को भी वो बहुत ज्यादा आप कह लें अमाउंट के अंदर फंडिंग देनी होती है. अगर पाकिस्तान, इंडिया एक तरीके से कैपेबल है, दे कैन गिव, दे कैन फंड, देन वो कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी दे हैव टू वेट फॉर अ टाइम. Apart from this, yes, India is capable of arranging a COP
in their own country, लेकिन उनका वो focus नहीं होगा because right now their focus will be on the economic development as compared to the climate change. उनका ज़्यादा से ज़्यादा concern होगा climate change के ऊपर, उनका ज़्यादा से ज़्यादा concern होगा कि किस तरीके से they can compete with those developed nations, क्योंकि majority on developed nations के साथ उनका उठना बैठना है. We had G20 summit, हम लोगों ने उसकी प्राइम एग्जाम्पल यही देखी थी, और उन्होंने बेसिकली वो बेसिक थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, लेकिन वो जब ऑर्गेनाइज करने की बारी आएगी तो उनका ये वाला प्राइम कंसर्न नहीं होगा. उनका प्राइम कंसर्न यही होगा कि किस तरीके से वो अपने आप को आप कह रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं. और राइट नाउ अगर हम लोग ये देखें तो अभी सऊदी के अंदर ये होनी चाहिए यूएनसीसीडी की कॉप कल से स्टार्ट होने लगी है. तो ये वाली जो कॉप है दैट इज आल्सो विल फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश, क्योंकि एक सऊदी एक ऐसे स्टेट है जहां पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर के एतबार से बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रुझान है कि वो अपना जो ऑयल एंड गैस लेते हैं रिजर्व्स, वो फॉसिल फ्यूल्स की यूटिलाइजेशन के ऊपर है. सो दैट विल ऑल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश. लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक डिजायर्ड आउटकम आता है. क्या सऊदी एक तरीके से फंडिंग देगी या नहीं देगी. और ये वाली जो कॉप्स हो रही होती हैं आपस में टिल नाउ, वो बेसिकली यही था कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को अपनी टूरिज्म को बढ़ाना था, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना था. और ये इट वाज जस्ट देयर पॉलिटिक्स, इट वाज जस्ट देयर गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ इन द नेम ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो दिस वाज द रीजन राइट नाउ, और अभी भी यही रीजन है. सो I guess I have played. Yeah, well, I have something, some points I just added to your insights. That's all, and you were particularly true. And let's hope कि अगर कोई जाता है पाकिस्तान की तरफ से इस साल यूएनसीसीडी के अंदर, so he or she can raise that point कि किस तरीके से right now they are being focused on organizing these COPs in those areas जहाँ पर की कॉप्स नहीं हो रही होती. अगर ऑफिशियली उठाएंगे तो यस, एक सवाल है या एक कंसर्न है कि उनका जो बैच है ब्लू जोन का वो कैंसिल आउट हो सकता है. तो आइदर दैट पर्सन और ही और शी शुड हैव द गट्स टू कैंसिल आउट देयर ब्लू जोन बैच या ब्लू जोन एक्रेडिटेशन, और वो फौरन से डिपोर्ट हो जाएगा. और आइदर फिर वो उसको ऑफ द टॉपिक जाकर ये बात पूछनी पड़ेगी थ्रू देयर यूएन ऑफिशियल्स या कोई भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हेड से. So apart from this, quick question ho to please feel free to ask, and then we'll be moving towards the COP29 that held in Azerbaijan. I have one more question, which is regarding the demolishment of Munal, which happened in Margla Hills. मतलब वो जो Margla Hills में Munal को demolish उन्होंने किया, तो they were saying it was because of conversation of conservation of biodiversity of the Margla Hills. So what is your opinion about that? Okay, was it because of because they wanted to conserve the national park, or was it because did it have like a capitalist agenda behind it? So because they are saying it's for the conservation of the biodiversity, but there are different opinions about it. अच्छा, टिल नाउ जहाँ तक मैंने इसको देखा था शायद एजेंडा हो सकता है. मोस्टली हम ये कहते हैं कि एजेंडा हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग एनवायरनमेंट के एतबार से देखें, आई विल नॉट बी गिविंग अप माय व्यू पॉइंट. थोड़ा सा इट विल बी 50-50, लेकिन एजेंडा विल बी अप मोर टुवर्ड्स जिसको मैं ज्यादा देखूंगा. लेकिन अगर मैं एनवायरनमेंट के एतबार से देखूं तो आई पर्सनली नो समवन जो कि फ्रेंड्स ऑफ मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के काम कर रहे हैं, एंड ही इज गिविंग अ लॉट, ही इज डूइंग अ लॉट. और अकॉर्डिंग टू हिम जितनी भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मार्गला हिल्स के लिए काम कर रही हैं, दोज बेसिकली फॉट विद द मुनाल. उन्होंने मुनाल के साथ फॉट किया था, उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए थे, मुनाल ने बेसिकली स्टे ऑर्डर्स लिए थे. लेकिन इस दफा कोर्ट का यही कहना था कि आपकी जो बहुत ज्यादा आपके लिए अर्बनाइजेशन है या एक तरीके से जो लोगों का रुझान है फॉर द मुनाल, वो ज्यादा से ज्यादा होता चला जा रहा है. एंड इसकी वजह से जो आपकी कंजर्वेशन है या आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसकी एग्जांपल यही थी कि
आपकी जो एनिमल स्पीशीज थी वो लास्ट, अगर कुछ रिकॉर्ड देखें लास्ट ईयर का, तो यही था कि आपकी जो एनिमल स्पीशीज थी, हमारी जो स्पीशीज थी, वो नीचे आ जाती थी। लेकिन इस साल जब वो आती थी तो आइदर दे गेट किल्ड या फिर वापस उनको दोबारा से शिफ्ट बैक, फोर्स बैक होना पड़ता था टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। इन्वायरमेंट की फोकस के लिए मैं वैसे ही कहूँगा, लेकिन एजेंडा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ओनली द टाइम विल टेल। And for now, we have to just stick on to the decision that yes, Monal was demolished for the conservation, for the sake of the conservation of the national park. और अभी अब वैसे हम लोग देखें तो मोनाल को नेशनल पार्क की हैसियत दी गई है, और नेशनल पार्क का मकसद यही है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि वहाँ की प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज को डिस्टर्ब करे और उनकी जो पॉपुलेशन है उसको खराब करे। तो हमारी जो इन्फ्लुएंस थी, हमारा जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस था, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो नेशनल पार्क की हैसियत नहीं रख रहा था। सो इट वाज आल्सो, आप कह लें, ब्रेकिंग द लॉज या रूल्स ऑफ IUCN। दैट कुड आल्सो बी द रीजन कि मोनाल पे डेमोलिश होना पड़ा। वो लाइक कोर्ट से, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर तो ले लिए थे, लेकिन इस दफा हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं दिया था। और बेसिकली जो ये कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने खुद इनके जो वर्कर्स थे, बेसिकली उन्होंने खुद अपने पैसों के ऊपर ये वाला केस लड़ा था विद मोनाल, अगेंस्ट मोनाल। Right. And also, I've heard that before they were taking stay order from the High Court, but this time Supreme Court, because the Supreme Court gave order for the demolishment, so that is why it was carried out this time. यस सर, यू आर कंप्लीटली राइट। मुझे इतना ज़्यादा ऐसे पता नहीं है, लेकिन यस, लास्ट टाइम जब मैंने सुना था वही यही कहा था कि हाई कोर्ट की तरफ से कमात आए थे, और शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आए थे। थोड़ा सा मेरी वाइप ऑफ है इसके रिगार्डिंग, बट यस, आई गेस आप बिल्कुल ठीक है। Okay, sure. सो गाइस, अब हमारे पास, हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर द COP29। COP29 हेल्ड इन अजरबैजान। और इस साल की कॉप के रिगार्डिंग कहा जाए तो कुछ लोगों ने इसको कहा है कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कॉप ऑफ द डेकेड। लाइक इसको दुनिया पूरे इस दिहाई की सबसे ज्यादा गंदी कॉप कहा गया है। और लेकिन मैं इसको वैसे कहूँ तो इसको इस तरीके से भी कहा गया कि इट इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट हेल्ड कॉप। कि जो टाइम टोटल इस कॉप ने लिया था फ्रॉम इट्स ऑफिशियल लॉन्च टू द ऑफिशियल डिस्क्लोजर, वो दूसरी बड़ी कॉप जितना है। लाइक इट होल्ड द सेकंड रैंकिंग अमंग द biggest COP of the year in terms of time. और जो फर्स्ट COP थी, that was I guess COP22 if I'm not wrong। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर द COP सीरीज, COP29 सीरीज। अच्छा, हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा बारी बारी लेके चलेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से COP29 के अंदर हमारे पास चीजें चलती थी। अगर हम लोग बात करें COP29 की, तो देर वर फॉर्मल नेगोशिएशंस, बहुत सारी फॉर्मल नेगोशिएशंस थी, जिसके अंदर हमारे पास जो मेजॉरिटी थी वो थी अजरबैजानी लीडरशिप। उसके बाद थी कि किस तरीके से US इलेक्शन प्रेसिडेंसी के आसार देखे गए थे, जहाँ उनकी गूंज सुनाई दी थी। उसके बाद ये था कि UAE का डायलॉग और ग्लोबल स्टॉक टेक GST। उसके बाद आप कह लें लॉस डैमेज के ऊपर भी थोड़ी सी बात थी। उसके बाद एडेप्टेशन के ऊपर भी बात की गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा देखा गया था। सो इट वाज अ लॉट। और देयर वर डिफरेंट थीमेटिक एरियाज जिन पर आप कह लें डिफरेंट डेलीगेट्स, डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट IGOs, NGOs, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने अपनी नजरें टिकाई हुई थी। और उनका कहना यही था कि बेसिकली दिस COP for the industrialist, for the business sector people is proved to be a boon। लेकिन अगर हम लोग वैसे इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बड़े पैमाने के ऊपर बात करें, इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के ऊपर बात करें, क्लाइमेट चेंज की क्लाइमेट चेंज से जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर बात करें, या हमारा जो इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, तो उसके लिए जो ये पैसा छोड़ के जाती है वो बहुत ज़्यादा कम है।
एंड लेट मी जस्ट ऐड कि कौन हमारे पास अभी आए हैं. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग COP29. COP29 के अंदर हमारे पास क्या क्या हुआ था, और अब हम लोग चलते हैं हमारी COP29 के ऊपर. अच्छा, हर कॉप के अंदर कुछ थीमेटिक एरियाज होते हैं, और थीमेटिक एरियाज का मुराद ही ये होता है कि एक दिन के अंदर जो हमारे पास मेजरली आप कह लें सेशंस चलेंगे, या एक दिन के अंदर जो सेशंस जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो उस थीमेटिक एरिया को देखकर होंगी डायरेक्टली. फॉर्मली अगर हम लोग बात करें ब्लू जोन के अंदर, और कभी कभी ग्रीन जोन के अंदर भी उस थीमेटिक एरियाज के रिगार्डिंग सेशंस हो रहे होते हैं मेजॉरिटी. तो जो इस साल वैसे थीमेटिक एरियाज थे उनमें एग्रीकल्चर भी आ रहा था, उनमें जस्ट ट्रांजिशन भी आ रही थी, उसमें जेंडर के ऊपर भी देखा जा रहा था, जेंडर इक्वालिटी. उसके अंदर एजुकेशन को भी देखा जा रहा था, और लास्ट ईयर जो COP28 थी उसमें पहली मरतबा हेल्थ का पर्सपेक्टिव को डाला गया था, जो दुबई के अंदर COP हुई थी. और उसके अंदर प्लेज किया गया था 44 कंट्रीज ने कि यस दे विल बी डूइंग द रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, के किस तरीके से हमारी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही थी थ्रू क्लाइमेट चेंज. अगर हम अजरबैजान लीडरशिप की बात करें तो इस कॉप के अंदर आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल फ्रॉम ऑन लिंक्डइन. एक पोस्ट थी जो कि अजरबैजान की ही डेलीगेट ने की हुई थी, एंड शी वाज सेइंग कि दिस वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कॉप जिसके अंदर अजरबैजान की जो आप कह लें लीडर आप कह लें यूथ थी उसको एक तरीके से एग्जिट किया जा रहा था, उसको निकाला जा रहा था. दे वर नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंड दिस ईयर कॉप जो कि उन्हीं के कंट्री के अंदर हुई थी. So this was a very shocking thing for me जब उनकी पोस्ट मैंने पढ़ी थी, and I was like uh, not I was like not very much कि ऐसा भी हो सकता है. So अजरबैजान ने अनाउंस किया था कि they will be the host of COP29 at the end of the COP28 जो कि दुबई के अंदर हुई थी. और उनकी जो प्रेसिडेंसी थी उन्होंने इस चीज को रोटेट करवाया था ओवर अ 5 ईयर साइकिल. अजरबैजान ईस्टर्न यूरोपियन रीजन के अंदर इस चीज को प्रॉपर्टी लेके चलेगा, एंड अजरबैजान इज द चूजन कंट्री जो कि COP29 को होस्ट करेगा. और ये जो डिसीजन था वैसे ओवरऑल ये तब आया था जब रशिया ने वीटो किया था कि कोई भी यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है ईस्टर्न यूरोप के अंदर वो इस प्रेसिडेंसी को ले सकता है. सो इस वजह से सिर्फ 2 कंट्रीज थे जो कि पॉसिबल थे कंटेंडर्स या होस्ट कंट्रीज दावेदार फॉर द COP29 प्रेसिडेंसी, जो कि था अजरबैजान और अर्मेनिया. आर्मेनिया ने इनिशियली वीटो कर दिया था अजरबैजान को, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के अंदर एक तरीके से लॉन्ग टर्म या लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था. इस वजह से आर्मेनिया को अपनी एट द एंड आर्मेनिया को अपनी जो कैंडिडेसी थी, जो उनकी दावेदारी थी, उससे उनको विड्रू करना पड़ा था, उससे उनको कम हटना पड़ा था, और उन्होंने अजरबैजान से वीटो को हटाया था इस एक्सचेंज में कि अजरबैजान विल बी रिलीजिंग 32 आर्मेनियन प्रिजनर्स. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी आपके लिए दिस इज वन ऑफ अ वेरी शॉकिंग थिंग कि किस तरीके से अजरबैजान को उनकी COP29 की प्रेसिडेंसी मिली थी, एंड इट इज रियली लाइक उनके बेनिफिट में थी ये चीज. अच्छा, जो समिट का फर्स्ट डे था, और हर कॉप का जो फर्स्ट डे होता है दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट समिट, और उसके अंदर लाइक मेजॉरिटी जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, उनके प्रेसिडेंट्स अगर प्रेसिडेंट्स होंगे तो प्रेसिडेंट्स आएंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर्स होंगे तो प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे अलॉन्ग विद देयर मिनिस्टर्स और इंटरनेशनल डेलीगेशन. और IGOs के भी हेड्स आते हैं, और हमारे पास इसके यूथ एड ऑर्गेनाइजेशंस के भी हेड्स आएंगे. तो बेसिकली ओपनिंग जो होती है वो वर्ल्ड क्लाइमेट समिट होती है, और वो फर्स्ट डे होता है कॉप का. और इस साल भी हुआ था वर्ल्ड क्लाइमेट समिट, और इसका जो फर्स्ट डे था वो भी COP28 की तरह एक तरीके से स्टार्ट हुआ था लॉस एंड डैमेज के थ्रू. और अगर हम लोग वैसे देखें तो इट प्रूव टू बी अ बून, एक तरीके से अच्छा भी था बुरा भी था. और लेकिन इस कॉप के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो बात चल रही थी कि COP28 के अंदर कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे कर देंगे, हम लोग फॉसिल फ्यूल से हट जाएंगे, हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो चीज़ इस साल नहीं आई थी, उसको लाया ही नहीं गया था. और उन्होंने कहा था कि हम लोग इस चीज़ को अगली कॉप के अंदर देखेंगे, और अगली कॉप से मुराद ये है कि
ब्राजील के अंदर होने वाली कॉप। सो दे फोकस्ड ऑन ब्राजील की। अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की ट्रांजिशन के ऊपर देखेंगे तो इस चीज के साथ और फिर उन्होंने ये कहा था कि COP29 फोर्थ लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड होल्ड करता है पूरी हिस्ट्री के अंदर। दैट वाज वेरी, अगर ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर देखें, अगर नॉन अनऑफिशियली देखें तो दैट इज ऑन सेकंड नंबर। सो दीज आर सम ऑफ द हाइलाइट्स जो कि COP29 की थी और जिसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया था। और हमें यूएस प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस था, यूएस प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस के अंदर भी हम लोग ने ये देखा था कि किस तरीके से यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प जीते थे एंड हाउ ही इज एंटी क्लाइमेट, और किस तरीके से वो कॉप्स के भी लाइक एंटी हैं। और वो ये कहते हैं कि कॉप्स जो होती हैं बेसिकली दोज आर जस्ट टू a waste of money, those are just कि वो पब्लिक के अटेंशन को क्यों डाइवर्ट करें एज कम्पेयर टू द मेजर अदर मेजर कंसर्न्स, अदर मेजर जो आपके सेक्टर्स हैं उन वहां तक अटेंशन लेने की बजाय वो पब्लिक के अटेंशन को डाइवर्ट कर देती है टुवर्ड्स दोज इश्यूज जो कि ओरिजिनल या आपके हकीकतन एग्जिस्ट ही नहीं करते अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प वापस आ चुके हैं एंड इस साल भी जब उनकी अकेले यूएस प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस की अकेले कामयाबी का पता चला था। सो द कंपनीज जो कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रही थी, दे बेसिकली सेड कि इट विल बी फ्रूटफुल फॉर देम कि जो नेक्स्ट ईयर की कॉप होगी और उनको थोड़ा सा लेवरेज मिलेगा। और जो इस साल तक जितने भी जो बाइडेन के अंडर या उनकी सुप्रीमेसी के अंदर जो लॉज बने थे, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनी थी, उनको दोबारा से हटा दिया जाएगा, उनको लिफ्ट ऑफ कर दिया जाएगा। और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर जो था यूएस के अंदर उसको दोबारा से आप कह लें वापस रनिंग में लाया जाएगा। और ईपीए जो यूएस ईपीए है या यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसको वापस से पीछे लेके चला जाएगा। सो दिस इज यूएस प्रेसिडेंसी। उसके बाद आता था हमारे पास चाइना का क्वाइट असेंट कि चाइना किस तरीके से अपने आप को स्टिल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उनके प्रेसिडेंट हैं ही सेज कि चाइना इज अ डेवलपिंग कंट्री। चाइना अभी तक डेवलपिंग कंट्री के अंदर है, शुमार करता है, या चाइना अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना। वी विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और इस वजह से हम लोग हमारी एमिशंस को कम से कम नहीं करेंगे, और जब तक हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं बन जाते तब तक हम लोग हमारी एमिशंस को कम से कम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि हम लोग $400 मिलियन की प्लेज करते हैं कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को या डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स को $400 मिलियन के अंदर डिवीजन कर देंगे, उनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को लिफ्ट ऑफ करें, उनको रनिंग लेकर आए अपने कंट्रीज के अंदर। सो इट वाज जस्ट टू एक तरीके से मुंह बंद करवाने वाली बात थी उन कंट्रीज की जो कहते थे कि चाइना की जो एमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और चाइना राइट नाउ इज अ डेवलप्ड नेशन, कि चाइना शुड बी स्टॉपिंग देयर एमिशंस। सो दिस वाज वन ऑफ थिंग जो चाइना को कह रहे थे कि हाउ चाइना इज वर्किंग। उसके बाद आता है हमारे पास कि एक तरीके से क्लाइमेट एक्शन के ऊपर कॉल ली गई थी, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, रिलीफ एंड रिकवरी, और इस चीज को एक माइलस्टोन इनिशिएटिव के तौर पे कहा गया था, लेकिन इट फेल्ड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द क्लाइमेट रूम। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने जो मिलिट्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च होने वाला स्पेंडिंग है उस चीज को कम से कम करने की बजाय उल्टा ज्यादा करवा दिया था। कि उनका जो मकसद था वो यही था कि पीस एंड रिलीफ एंड रिकवरी को बढ़ाया जाए और जो मिलिट्री एक्टिविटीज है उनको कम किया जाए। तो राइट नाउ जो हमारे वर्ल्ड के अंदर मिलिट्री एक्टिविटीज हो रही है, मिलिट्री स्पेंडिंग हो रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और जो उनकी वजह से हमारी एमिशंस हैं थ्रू आउट मिलिट्री स्पेंडिंग या मिलिट्री एक्टिविटीज वो 5.5% ग्लोबल एमिशंस हो रही है। सो बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि हम लोग हमारी एमिशंस को जो मिलिट्री स्पेंडिंग हो रही है उसको कम से कम करें, लेकिन वी रियली फेल्ड फॉर दिस कॉज। और हमारा जो फोकस था वो एक तरीके से वाटर स्कार्सिटी के ऊपर भी था, वो फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर भी था, वो लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर भी था। लेकिन
जो फेलियर था वो प्रॉपरली कॉल आउट कर रहा था कि किस तरीके से मिलिट्री का जो आप कह लें स्प्रेडिंग है वो बढ़ रही थी, वो मिलिट्री का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको ज़्यादा फोकियत मिल रही थी, और इस वजह से जो इसका क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर इम्पैक्ट था वो अंडरमाइन होता चला जा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी नेशन, हर जो कंट्री है उसको अपनी सॉवरेनिटी प्यारी है, और उसकी दिफा के लिए दे विल बी स्पेंडिंग their money on military as compared to the climate emergency, climate crisis. So this was one of the things जो कि COP29 के अंदर हुई थी. अब जो अगली बात थी वो ये थी कि NCQC का कह लें इनिशिएटिव हुआ था या लॉन्च किया गया था, और इसे नाम दिया गया था कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, कि हम लोग एक नया क्लाइमेट फाइनेंस का टारगेट को इनिशिएट करेंगे, और इसका जो इनिशियल प्रपोजल था वो ये था कि 250 बिलियन यूएसडी डॉलर हम लोग देंगे, जिसको बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज और सिविल सोसाइटीज़ ने बैकलैश किया था। उस चीज़ को कहा था कि ये जो 250 बिलियन डॉलर्स का फंड दे रहे हैं, इनिशियल प्रपोजल दे रहे हैं, इट इज़ रियली अ बैड डील, और इससे ज़्यादा अच्छा बेहतर है, इससे तो बेहतर है कि हम लोग कोई डील ही ना करें। तो इस वजह से नेगोशिएशंस जो थी इस चीज़ के ऊपर, जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस था, उसके ऊपर जो नेगोशिएशंस थी वो 33 घंटों तक चली थी, और 33 आवर्स कंसेक्यूटिवली, जिसकी वजह से ये वाली जो कॉप थी वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गई थी टुवर्ड्स देयर ऑफिशियल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, टुवर्ड्स देयर ऑफिशियल एंडिंग स्टेटमेंट। और जो लास्ट टेक्स्ट था उसके अंदर ये तय पाया था, चले हम लोग एटलीस्ट $300 बिलियन डॉलर्स का हम लोग दान करेंगे, हम लोग उसको स्पेंड करेंगे बाय 2035, एंड दैट वाज जस्ट अ क्लियर कॉल। जो कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने कहा था कि हमें बाय 2035 क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पर ईयर जो अमाउंट है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए, जो कि इसके ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। और इस वजह से आप अजरबैजान के अंदर जो टाइम था वो अप्रोक्सीमेटली 3 बज गए थे सुबह के, जब कॉप खत्म हुई थी। सो दिस वाज द NCQG। उसके बाद ये था कि जेंडर के ऊपर भी आप कह रहे हैं, जो वर्क प्रोग्राम जेंडर है उसके ऊपर भी एक तरीके से पार्टीज ने एग्री किया था, 10 साल के लिए काम करने का उन्होंने कहा कह दिया था, और जेंडर एक्शन प्लान के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर काम करेंगे, कि जो यंगो की वुमेन एंड जेंडर कंस्टिट्यूएंसी है, जो यूएनएफसीसी की ऑफिशियल 9 कंस्टिट्यूएंसी है, नॉट यंगो, उन्होंने यही कहा था कि हम लोग पार्टीज को अर्ज करेंगे कि वो जेंडर एक्शन प्लान बनाएं, और एटलीस्ट 10 साल का वो वर्क प्रोग्राम बनाएं ऑन जेंडर, जो प्रोवाइड करे एक तरीके से जेंडर की इंटीग्रेशन को इन क्लाइमेट पॉलिसीज, ताकि इससे हम लोग यहाँ वुमेन को भी एम्पावरमेंट मिले, वुमेन की भी वॉइसेस को सुना जाए at COPs, apart from COPs on international platform for climate crisis या for climate diplomacy. So this was from the thing। और उसके बाद एक और चीज आती थी, वो ये थी कि सऊदी अरेबिया ने और इसके जो एलाइज थे उन्होंने ये कहा था कि वो COP29 की डील के अंदर जो भी डील होगी अप्रोक्सीमेटली वो 2 लफ्ज को नहीं सुनना चाहते, और इस साल वो लफ्ज बोले भी नहीं गए थे, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा उनको पहले परवान नहीं चढ़ाया गया था, और वो लफ्ज थे फॉसिल फ्यूल्स। और उन्होंने ये कहा था कि अगर और ये वाले लफ्ज होंगे तो देन वी विल बी नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस। और इस वजह से जो अजरबैजान की प्रेसिडेंसी थी या कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं लाया था इन टॉक्स, ऑफिशियल टॉक्स, और इस वजह से दे वर एबल टू गिव, या एक तरीके से दे वर एबल टू फंड दोज डेवलपिंग कंट्रीज एनुअली $300 बिलियन बाय 2035। तो वो हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तो नहीं दे सकते, लेकिन वो हर साल कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन देंगे 2035 तक। लेकिन इंडिया ने जो इंडिया का डेलीगेशन आया था, जो कि मिनिस्टर्स थे, उन्होंने प्रॉपर्ली इस चीज को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस, कि आप जो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की वजह से हो रहा है, और वो
भी सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की वजह से हो रहा है कि डेवलप्ड नेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। आप डेवलप्ड नेशंस को चाहिए कि आप प्रॉपर्ली इस चीज की जिम्मेदारी लें, आप अपने आप को अकाउंटेबल करार दें, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करार दें कि आप इस चीज को बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ आप फंड करें डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपने आपके लिए रिस्पॉन्सेस को ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव बनाएं रादर देन रिएक्टिव। सो और ये चीज उन डेवलपिंग कंट्रीज को अपने नेचुरल डिजास्टर से भी आपके लिए सेव करेगी। सो दिस वाज फ्रॉम द कॉप 29 प्रोसीडिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा हुई थी। फिर ये था कि कॉप जो बाकी आने वाली कॉप्स थी उनका फ्यूचर भी राइट नाउ इज एट स्टेक, क्योंकि एक तरीके से जो हमारी पिछले आने वाली पिछली 3 कॉप्स थी वो सारी की सारी आप कह लें उन कंट्रीज में थी जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को या इम्पैक्ट को उतने ज्यादा नहीं देखा जाता, और इस वजह से कॉप 30 विल बी डिसाइडिंग कि कहाँ पर नेक्स्ट आने वाली कॉप होनी चाहिए, और इट विल बी डिसाइडिंग कि क्या जो कॉप्स का फ्यूचर है वो सिक्योर होगा या नहीं होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस यूथ की वॉइसेस को सुना गया था, लॉट ऑफ यूथ वाज इन्वॉल्वड। इसका थोड़ा सा पॉजिटिव ये पॉइंट ये था कि इस साल UNFCCC ने जो एक्रेडिशंस दी थी वो ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा दी थी, और एक्रेडिशंस के अंदर भी बैजेस दिए थे स्पेसिफिकली, वो ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा दिए थे एज कम्पेयर टू द ग्लोबल नॉर्थ, कि हम लोग ग्रीन इमेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हम लोग बेसिकली ग्लोबल साउथ की के अंदर से डेलीगेट्स को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना चाह रहे हैं एज कम्पेयर टू द ग्लोबल नॉर्थ। लेकिन इसकी जो आप कह रहे हैं एक बेसिकली एक आप कह रहे नुकसान था, वो ये था कि ग्लोबल साउथ के जो भी आप कह रहे डेलीगेट्स थे उनको एटलीस्ट फंडिंग की जरूरत होती है टू गो टू द क्रॉप्स, और वो फंडिंग उनको तब कॉप 28 कॉप 27 के अंदर तब मिलती थी जब वो ग्लोबल नॉर्थ के रेफरेंस के थ्रू या ग्लोबल नॉर्थ के एक्रीडेशन के थ्रू जाते थे। ग्लोबल साउथ के पास जब एक्रीडेशन आती है तो ग्लोबल साउथ उनको ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकती, उनको फंड्स नहीं दिलवा सकती। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव के अंदर थोड़ा सा उनको बैक लैश के ऊपर लेके गई थी। और ग्लोबल नॉर्थ के अंदर ये था कि जब ऑर्गेनाइजेशंस को एक्रीडेशन मिलती थी या बैजेस मिल रहे थे वो कम थे, जिसकी वजह से जो पहले ग्लोबल नॉर्थ के ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेलीगेशन के अंदर 10-10 लेट सपोज 15-15 या 20-20 आप कह लें डेलीगेट्स को लेकर जाती थी एक ग्लोबल नॉर्थ की ऑर्गेनाइजेशन। वो इस साल सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 डेलीगेट्स को लेकर जा रही थी एज देयर डेलीगेशन, क्योंकि फंड तो थे उनके पास, लेकिन उनके पास UNFCCC की तरफ से आप कह लें बैजेस नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से दे वर नॉट बीइंग एबल टू रिप्रेजेंट देयर वॉइसेस और द वॉइसेस ऑफ द यूथ जो ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ के रिप्रेजेंटेटिव बनकर ज्वाइन कर रहे थे। क्योंकि एटलीस्ट जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, चाहे आप किसी भी कंट्री से एक्रेडिशन ले लो, क्योंकि जब आप फिल कर रहे होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म उसके अंदर यू हैव टू गिव योर पासपोर्ट नंबर के साथ जब यू हैव टू गिव योर नेशनलिटी कार्ड, यू हैव टू देयर इज सेक्शन वेयर यू हैव टू पुट योर नेशनलिटी के अंदर यू हैव टू पुट योर पाकिस्तान कंट्री लेट्स सपोज। तो अगर आपको कोई ग्लोबल नॉर्थ की एक्रेडिशन मिल रही थी, लेट्स सपोज यूएस की तरफ से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक्रेडिशन दे रही थी, सो इट इज अ रियली गुड थिंग। तो जब आप एक्रेडिशन लोगे सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो यू हैव टू पुट योर कंट्री पाकिस्तान, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्रेडिशन आप ग्लोबल नॉर्थ में दी है। सो बेसिकली यू विल बी एज एन डेलीगेट ऑफ 2 थिंग्स, एक तो यूएस के ऑर्गेनाइजेशन की रेफरेंस के बिहाफ पर आप डेलीगेशन होगे या डेलीगेट होगे जो डेलीगेशन का पार्ट होगा, और दूसरा आप पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे होगे। You will be raising your voice, you will be raising the voices of 1,000 पाकिस्तानी जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं on the platform of COPs। अब जो आगे आने वाली कॉप है, ये कल से स्टार्ट होने वाली कॉप है, पूरे 11 घंटे रह गए एंड 54 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, के कल अराउंड 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 7 और 8
पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इट विल बी स्टार्टिंग और ऑफिशियली, और ये 2 तारीख से लेके 2 दिसंबर से लेके आप कह लें 13 दिसंबर तक लेके जाएगी, और इट इज हैपनिंग इन रियाद, सऊदी अरेबिया। और उनका जो फोकस है डेट इज ऑन लैंड और फ्यूचर। COP29, ये जो COP16 है ऑन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसके अंदर बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के साथ सिविल सोसाइटीज के साथ आपकी डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, और जो कि अच्छी बात है कि आप वहाँ तकरीबन लाइक 197 स्टेट्स के हेड ऑफ स्टेट, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ नॉट 190, देयर विल बी मोर देन 120 हेड ऑफ स्टेट्स जो कि इन्वॉल्व होंगे और जो कि पार्ट करेंगे किसी मेकिंग बॉडी का। यूएनसीसीडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 197 कंट्रीज है जिन्होंने यूएनसीसीडी के अंदर साइन किया हुआ है, एंड पाकिस्तान इज आल्सो अ पार्ट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की तरफ से कोई डेलीगेट सॉरी। और इसके अंदर जो सऊदी का वीएन है, सऊदी का वीएन 2030 का, उन्होंने भी उस चीज को हाईलाइट करेंगे कल से जो कॉप स्टार्ट हो रही है, और उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। एक कि दे आर अ वाइब्रेंट सोसाइटी, कि वो एक ऐसी सोसाइटी बना रही है जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको, वो अपने पैशन को फॉलो कर सकती हैं, वो अपने पैशन की तरफ स्ट्रगल करके अपने पैशन को अचीव कर सकती हैं। और वो किस तरीके से होगा कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है जो उनकी सोसाइटी के अंदर कल्चरल ट्रेडिशंस को फैलाएगा, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, उनकी नेशन की जो प्राइड है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और साथ ही साथ वो मॉडर्न इस्लाम के जो आप कह लें सोशल सर्विसेज है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद आता है अपार्ट फ्रॉम द वाइब्रेंट सोसाइटी देयर इज द थ्राइविंग इकोनॉमी। ये जो विजन 2030 है वो एक ऐसी इकोनॉमी को भी क्रिएट करेगा जहां पर हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कामयाबी के लिए, कामयाब होने के लिए हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आइदर इट कुड बी कि ऐसे बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ फंडिंग जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा है, या उस एक पर्सन के लिए एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना जो कि कल को फ्यूचर के अंदर उसकी जॉब का बाइस बनेगा। सो सऊदी विल बी क्रिएटिंग ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर। और फिर दे से इन देयर यूएन 2030 विजन कि वी विल बी एन एम्बिशियस नेचर, कि जो उनका विजन 2030 है वो एक ऐसी एम्बिशियस नेशन को बनाएगा जो एक तरीके से एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को हर सतह के ऊपर रखती है। दे विल बी फॉलोइंग द 2 थिंग्स, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये उनकी गवर्नमेंट के अंदर भी होगा, और ये चीज उनकी आप कह लें डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी शोकेस होगी। इसके अंदर भी हमारे पास 2 जोन होंगे, ब्लू जोन होगा और ग्रीन जोन होगा। अगर ब्लू जोन की एक्रेडिटेशन आपको मिल जाती है तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो अगर ग्रीन जोन की मिलती है आपको एक्रेडिटेशन तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। लाइक at least you will be having a chance to meet different ministers of different nations, different UN officials और different nations के आप प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह से भी मिल सकते हैं, प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं। और इसके अंदर भी आपके लिए नेगोशिएशंस होंगी। इसके अंदर भी एक एक्शन एजेंडा जो है जो कि हाईलाइट करता है कि हम लोगों को कमिट करना चाहिए, हम लोगों को हमारे एक्शंस लैंड की रेस्टोरेशन के लिए, हमारी लोगों के लिए, हमारी रिजिलियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो इस चीज़ को वो भी देखेंगे। फिर हाई लेवल सेगमेंट एरिया होगा, इसके अंदर के डायलॉग्स होंगे ऑन फाइनेंस, ऑन ड्राउट रिजिलियंस, ऑन माइग्रेशन। फिर जो इनके थीमेटिक एरियाज हैं वो बड़े मज़े के हैं कि December 4 को दे हैव देयर लैंड डे, December 5 को they have their agri food system day, जिसके अंदर they will be talking about their agriculture system and how they can improve the efficiency of their they can improve the efficiency and quality of their yield. उसके बाद on December 6 they will be there have their governance day. December 7 they will be having their people's day. December 9 के ऊपर उनका जो डे होगा वो that will be science technology innovation day. और December 10 के ऊपर जो इनका डे होगा that will be resilience day. और कॉप के खत्म होने से 2 दिन पहले December 11 के ऊपर दे विल बी हैविंग देयर फाइनेंस डे, जो मजे के दिन है अगर कोई अटेंड करना चाहे। एक तो है आपका गवर्नेंस डे, दूसरे आपके आता है आपका साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डे, एक रिजिलियंस डे और फाइनेंस डे। ऑब्वियसली 4 and 5 आर आल्सो द बेस्ट। जो आता है आपका लैंड डे एंड एग्री फूड सिस्टम डे। इफ यू आर
more inclined towards the SDG2, that is zero hunger, or if you are more inclined toward improving the yield of the food crops. So this was all from my side. Let's hope for the best कि COP30 ये जो COP16 होने जा रही है इसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव आउटकम आए हमारे लैंड रिस्टोरेशन के लिए या डिस्ट्रिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए एक अच्छा फाइनेंसिंग एक अच्छी फंडिंग आए और लेट्स ट्राई के या लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान के लिए सऊदी हुकूमत इफ नॉट सऊदी कोई दूसरी नेशन फंड दे फॉर द लैंड रिस्टोरेशन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड जो कि अभी आपके लिए डेजर्ट के अंदर तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर हमारी एक जो आपके लिए सॉइल है डेट इज लूजिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम से कम होती चली जा रही है सो इट इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड आई रियली ट्राइड माय बेस्ट कि आपको तीनों कॉप्स की समरी दे दूं किसी ना किसी तरीके से और थोड़ा सा इंस्पायर कर लूं कि किस तरीके से कॉप्स होती हैं आगे आने वाले साल के अंदर 2025 के अंदर देयर विल बी जस्ट वन कॉप जो कि होगी कॉप 30 ऑन क्लाइमेट चेंज और 2026 के अंदर देयर विल बी अगेन 3 कॉप्स और फिर से यू विल बी हैविंग अ चांस लेकिन ट्राई जरूर करें अगर आपको फंडिंग मिल जाए एंड इफ यू हैव अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ कॉप 16 एक्रेडिटेशन भी मिल जाए apart from this there is a thing कि then if not for COP 16 आप लोगों का जो रुझान था तो मैंने शुरुआत में देख लिया था कि यू आर मोर इंटरेस्टेड फॉर द COP 30 सो डू अप्लाई फॉर COP 30 COP 30 के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी से स्टार्ट हो गई थी प्रिपरेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉलिंग आउट ऑल द यूथ writers के they should be writing and submitting their articles के जो एक आर्टिकल उनको पसंद आया they will be giving a fully funded trip to COP30 that writer और उसका जो आप कह रहे हैं आर्टिकल है that will be also published and showcased in COP30 if I'm not wrong ये कोई कंट्री की तरफ से ही था या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही था सो अभी से ही COP30 के लिए स्टार्ट हो गई है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से प्रिपरेशंस दे आर कॉलिंग आउट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं फॉर COP30 के वी आर ओपनिंग और आप कह लें फॉर्म्स तो वो अप्रोक्सीमेटली नवंबर से पहले अप्रोक्सीमेटली फरवरी या मार्च के अंदर अपना वो फॉर्म्स वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और देन उनकी स्क्रीनिंग होती है जून जुलाई तक दे विल बी फाइनलाइजिंग दोस इंडिविजुअल्स किन किन को लेके जा सकते हैं एंड देन उनकी एक सिमुलेशन रन की जाती है उनकी एक ट्रेनिंग होती है किस तरीके से वो ट्रेन यूथ ट्रेन होकर नेशनल अपनी ब्लू जोन के अंदर या ग्रीन जोन के अंदर अपनी नेगोशिएशंस को कैरी आउट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडेज सेशन आई होप कि आपको पसंद आया हो जस्ट if you have any question regarding these 3 COPs you can ask me feel free to ask I'm right here to answer your question or query either just type in the chat box yeah you can raise your hand and ask a query no queries at all thank you so much Mimi Salim so I guess आज के सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन दैट यू ऑल ज्वाइन फॉर टुडेज सेशन एंड इंशाल्लाह आई विल बी सीइंग यू ऑन नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे सैटरडे एंड संडे हमारे पास 3 सेशंस रह जाएंगे जो फ्राइडे पर हमारा सेशन होगा दैट विल बी इंटरेस्टिंग वन ऑन थीमेटिक एरियाज शायद थोड़ी सी एक नई प्रोग्रेस दिख जाए रिगार्डिंग द कॉप्स जो कॉप 16 है उसके रिगार्डिंग और थीमेटिक एरियाज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थीम्स होती हैं इन बेसिक कॉप्स और हर थीम के अंदर जो बेसिकली पॉजिटिव आउटकम होता है या नेगेटिव आउटकम होता है उनका क्या क्या आपके लिए रोल होता है थीमेटिक एरियाज आर आल्सो अ गुड थिंग उसके बाद सैटरडे को विल बी डिस्कसिंग किस तरीके से यूथ एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशंस प्रोसेस होता है उनकी लीडरशिप होती है और एट द एंड ऑन संडे वी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से आप लोग कॉप्स का हिस्सा बन सकते हैं और आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को फॉर कॉप्स and then we will be summarizing this course.
Thank you so much everyone for joining today's session. I really hope कि ये वाला session आप लोगों के लिए helpful हो, and I really tried कि इस बार थोड़ी सी innovative approach लेके चलें to go face to face with you all. So looking forward to seeing you all on next Friday. Thank you. Good night. Shab bakhair. Khuda hafiz. Shukriya.